हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी के इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर को। तो चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। अगर आप पिछली वीडियो को देखे बिना ऐसे रेंडमली कोई सा भी वीडियो देखने लगते हैं तो ऐसा मत करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इवोल्यूशन में पिछली वीडियो में किसी ने कहा कि मतलब ये हमको कंफ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आया। तो हम आपको बता दें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पिछला लेक्चर बिना रिवाइज किए उसको जो है आगे देखने लगते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपना नोट्स एक बार पढ़ लिया करिए, फिर आगे लेक्चर देखिए, या फिर पिछले मतलब जो भी लेक्चर्स हैं उसको देख के फिर आगे बढ़िए, ताकि आप जो है चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या कर चुके हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया इवोल्यूशन क्या है, इसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए, एक कहानी की तरह। क्या आप नहीं चाहते कि हमको मतलब ये पता चले कि आखिर हम आए कहाँ से, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये धरती, ये सब बना कैसे, मतलब स्पीसीज कैसे डेवलप हुए, ये सब क्या है, एक कहानी है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि ये जो है हमारे एग्जाम में आने वाला है, यहाँ से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ये स्टोरी जो है भाड़ में जाए, हमको तो बस क्वेश्चन मिल जाए और जो है मतलब चीज़ें मिल जाए कि कैसे करना है। तो ऐसा मत करना। जब तक आप पढ़िए उसको एक स्टोरी की तरह मजे लेकर पढ़िए। क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इवोल्यूशन में अब तक हमने जो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सब जो है डिस्कस कर लिए हैं। यूनिवर्स कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, फिर पृथ्वी पे लाइफ कैसे आया, और यहाँ पे मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने बहुत सारी थियरी करी। थियरी में क्या होता है, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं, सबके अपने अलग अलग मत होते हैं। कोई बोलता है कि नहीं धरती ऐसे बनी, कोई बोलता नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनी। तो यही जो है यहाँ पे हमने अलग अलग थियरी से डिस्कस किया कि धरती बनी कैसे। फिर लास्ट में मतलब कुछ चीज़ें उसमें से ऐसी होती है जिसको हम नकार देते हैं, मतलब उसका कोई बेस नहीं होता कि हाँ इस तरह से धरती बन सकती है। किसी ने क्या बोला कि जो भगवान थे उन्होंने 6 दिन में अर्थ बना दी, तो ऐसा संभव है? मतलब इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं है कि हाँ भगवान जी ने जो है बनाई थी। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे बहुत सारी थियरी करें, वहां से हमको पता चला कि थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो है लाइफ इस तरह से इवॉल्व हुई होगी। तो ये सब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, एविडेंसेस। हमने आपको बताया एविडेंसेस क्या क्या हैं इवोल्यूशन के। एविडेंस क्या होता है, साक्ष्य, मतलब जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वहां से मतलब उन चीजों के प्रमाण क्या हैं, उन लोगों के साक्ष्य क्या है, सबूत क्या है कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें सही हैं। तो उसके बारे में फिर हम यहाँ पे डिस्कस किए, मतलब अलग अलग चीज़ों के द्वारा कि मतलब कुछ जीवाश्म, अगर हमको जीवाश्म मिलते हैं डायनासोर्स वगैरह के, तो हमको क्या मतलब अगर जीवाश्म उसके मिल रहे हैं तो हम तो ये तो सोचेंगे ही ना कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी डायनासोर्स जिंदा रहे होंगे, इसीलिए आज उनके जीवाश्म मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो है मतलब हम अलग अलग चीज़ों के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था, उनके क्या क्या सबूत हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ थियरी आती है, इसको भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ह्यूगो डुब्रिज, इन्होंने क्या बताया कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है ये कैसे हुआ था। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, यानी जो स्पीसीज, जैसे देखो जब लाइफ बनी तो अलग अलग स्पीसीज बनी। जैसे काऊ बना, काऊ का एक अलग स्पीसीज, अपना डॉग का अलग स्पीसीज, हम लोग ह्यूमन है हमारी अलग स्पीसीज। तो ये स्पीसीज कैसे बने ये आज के लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। उसके पहले हम आपको ये थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ह्यूगो डुब्रिज को एक बार दोबारा से फटाफट इसको क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए टाइम लाइन, जो यहाँ पे हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी आपसे डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। उसके बाद ये जो है हमारा पूरा इवोल्यूशन की जो स्टोरी है ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में या फिर स्पीसीज इवोल्यूशन में सबसे पहले आता है हमारा लैमार्किज्म। तो इन्होंने जो थियरी दी थी वो था थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो देखो इनके मेन पॉइंट हम पढ़ते चलते हैं क्योंकि इसको तो हम डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन किसी को कंफ्यूजन था इसलिए हम जो है इसको दोबारा से
कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए जो लैमार्क थे इन्होंने क्या बोला कि जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, इन्वायरमेंट क्या है वो लगातार चेंज हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में। और जब इन्वायरमेंट में लगातार चेंज होगा तो वहां पे मतलब नीड डेवलप होगी, जरूरत डेवलप होगी, और उस नीड को पूरा करने के लिए हमारे अंदर में कुछ नए करेक्टर आएंगे, और वो करेक्टर अगर हम अपने आर्गन का ज्यादा यूज करेंगे तो वो जो है ज्यादा मोर डेवलप हो जाएंगे, और हम अगर उसका यूज नहीं करेंगे या कम यूज करेंगे तो वो डीजनरेट कर जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे करेक्टर जो है हम एक्वायर करेंगे या फिर मतलब उसको एक्वायर करेंगे, और जब वो पूरी तरह से एक्वायर हो जाएगा तो उसी को हम बोल देंगे एक्वायर करेक्टर इनहेरिट हो गया, और इससे जो है एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने कुछ जो है सपोर्ट में इस बातें करी। इन्होंने क्या बताया कि जो जिराफ होते थे पहले छोटे छोटे नेक वाले होते थे, उनकी नेक जो होती थी छोटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मतलब इन्वायरमेंट में चेंज आया। इन्वायरमेंट में चेंज क्या आया, पहले जो छोटी छोटी बुशेस होती थी, झाड़ियां होती थी, वो सब क्या होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिससे जो है अब बड़े बड़े से पेड़ रह गए। तो जो जिराफ थे पहले तो नीचे की झाड़ियों को खाते थे, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। उनके पास ऑप्शन क्या था कि वो जो है बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां खा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपने गर्दन को उठाना शुरू किया, और जब इस तरह से वो गर्दन को उठा उठा के खाना शुरू किए तो उनकी नेक जो है वो लंबी होती चली गई। तो ये वही बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा किसी ऑर्गन के यूज करेंगे वो मोर डेवलप हो जाएगा, और अगर यूज नहीं करेंगे तो वो जो है डीजनरेट हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला था। तो यहाँ पे जो जिराफ था उसका लॉन्ग नेक हो गया, ये इनके थियरी का जो है वो एक सपोर्ट हो गया, मतलब ये इनकी कही गई बात को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो एक्वेटिक बर्ड होती हैं, एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, जो पानी में रह सकते हैं। तो जो पानी में रह सकते हैं, जो बर्ड पानी में तैरती हैं, तो उनमें उनका जो पैर होता है वहां पे वेबिंग होता है, इस तरह से उनका पैर है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जाल पाद होते हैं जिसके वजह से वो वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं। ये भी इनका जो है, जो बर्ड होती है मेनली उनका तो इसी तरह से पैर होता है, वहां पे वेबिंग नहीं होती है, लेकिन जो पानी में रहते हैं वहां पे वेबिंग होती है। तो इन्होंने ये बताया कि जो पानी में रहने वाली बर्ड थी उनको जब जरूरत लगा तो वेब जो है ऑटोमेटिक डेवलप हो गया, यानी नीड के अनुसार यहाँ पे डेवलप हुआ है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला जो स्नेक होते थे इनके पास पहले जो है क्या होते थे, लिम्ब होते थे, लिम्ब यानी पैर होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये मतलब बिलों में रहते थे, मतलब अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रहने के लिए इनमें क्या हुआ, जब ये बिल में मतलब इंटर करते थे तो इनका पैर जो है वो कहीं ना कहीं इनके लिए लिमिटेशंस होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने उसका यूज करना बंद कर दिया, तो लिम्ब जो है वो खत्म हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्फीबियन व्हेन कम ऑन लैंड डेवलप लंग्स, यानी जो एम्फीबियन होते थे पहले, जैसे देखो एम्फीबियन बने हैं मछलियों से यानी पाइसेस से। तो जो मछली है पहले तो वो कहाँ पे है, जल में। अब सोचो अगर उसी में से कोई मछली चाहे कि हमको अब जल में नहीं, हमको तो मतलब लैंड पे जाके रहना है, तो वो क्या होगा, उसको अपने अंदर गिल्स के बजाय लंग्स डेवलप करना होगा। तो वही इन्होंने बोला कि जब एम्फीबियन लैंड पे आए तो उन्होंने अपने अंदर लंग को डेवलप किया, यानी वहां पे नीड हुई ना। पहले उनका इन्वायरमेंट क्या था, इन्वायरमेंट पहले उनका पानी था, लेकिन अब उनका इन्वायरमेंट क्या है, लैंड है। तो लैंड पे रहने के लिए उनको गिल्स की नहीं बल्कि लंग्स की जरूरत है। तो इन्होंने वही बोला कि जब एम्फीबियन जो है लैंड पे आए तो उन्होंने अपने अंदर लंग्स डेवलप करा। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें हैं इनके लैमार्क के थियरी की सपोर्ट, मतलब ये सारी चीजें उनको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी चीजें इनको सपोर्ट करेंगी। फिर यहाँ पे आता है इनका क्रिटिसिज्म, यानी कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि भैया जो आप बोल रहे हैं ये सारी चीजें सही नहीं है। अब सही नहीं है ऐसा आप कह के नहीं निकल सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए प्रमाण देना होगा। तो यहाँ पे इनके क्रिटिसिज्म में क्या बोला गया, एक वीजमैन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने दिया था थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म। इन्होंने बोला कि ओनली दोज एक्वायर्ड ट्रेट इज इनहेरिटेड विच अफेक्ट जर्म प्लाज्म। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ट्रेट जो है वो एक्वायर हो जाते हैं, मतलब इनहेरिट हो जाते हैं। वही ट्रेट इनहेरिट होते हैं जो कि जर्म प्लाज्म को अफेक्ट करते हैं, इन्होंने ऐसा बोला। और इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, माइस लिया उन्होंने और उस माइस के मतलब 22 जनरेशन तक क्या किए, उसकी टेल को कट किए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी टेल लेस माउस जो है वो
इवॉल्व नहीं हुआ, यानी जितने भी माइस आते थे उनमें पूंछ होती ही होती थी। ऐसा कोई माइस नहीं हुआ जिसमें पूंछ ना हो, यानी टेल लेस माइस यहाँ पे कोई भी नहीं बना। इन्होंने जो है लैमार्क की थियरी को क्या कर दिया, गलत प्रूव कर दिया कि ऐसा जो है सही नहीं होता। यहाँ पे वही कैरेक्टर रिक्वायर होंगे जो कि उसके जर्मप्लाज्म को अफेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे आप ऐसे भी देख लीजिए, जो हमारे इंडियन कल्चर में चलता है, मतलब नाक और कान को मतलब छिदवाने का, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब हर एक जो पीढ़ी है वो मतलब उनके कान को छेदा जाता है उसमें, मतलब पहनने के लिए ईयरिंग वगैरह। लेकिन जितने भी न्यू बॉर्न बेबी आते हैं उनमें ऐसा तो नहीं होता कि ऑलरेडी कान उनका जो है उसमें होल हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता ना। तो यही उन्होंने जो है यहाँ पे बोला। और फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हम आजकल जो है इतना ज़्यादा अपने आंखों का यूज करते हैं मोबाइल चलाने में दिन भर, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी आइज तो खराब हो रही हैं। मतलब लैमार्क के हिसाब से अगर हम आइज का ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आइज को डेवलप होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो वही यहाँ पे ये सब बातें जो है इनकी क्रिटिसिज्म हो गई, यानी इनको जो है इनकी बातों को सपोर्ट नहीं करती थी। फिर यहाँ पे आता है नियो लैमार्किज्म, यानी उनकी जो थियरी थी उसमें कुछ सुधार। नॉट ऑल एक्वायर्ड ट्रेट इज इनहेरिटेड, ओनली दोज ट्रेट गेट इनहेरिटेड विच अफेक्ट जर्मप्लाज्म। तो यही हो गया जो अभी हमने आपको बताया। जो वीजमैन ने जो है इनकी थियरी में मॉडिफाई करके इन्होंने क्या दिया कि वही कैरेक्टर इनहेरिट होंगे जो कि जर्मप्लाज्म को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो कि दिया गया था डार्विन के द्वारा, और इसीलिए इसको हम बोल देते हैं डार्विनिज्म। तो जो डार्विन थे इन्होंने जो है एक नेचुरल सिलेक्शन की थियरी दी थी, जिसको इन्होंने बताया कि मेन फोर्स फॉर इवोल्यूशन, यानी इन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन ही जो है इवोल्यूशन का मेन कारण होता है। और इन्होंने ब्रांचिंग डिसेंट की भी बात करी थी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है इन्होंने एक शिप ज्वाइन किया था HMS बीगल, और ये जो वॉयज था ये 1836 में कंप्लीट हुआ था। देखो जो डार्विन थे ये कहाँ पे गए हुए थे, गैलापागोस आइलैंड पे। मतलब इनको किसने बोला, हेंसलॉ। इन्होंने बोला कि आप जो है इस वॉयज को ज्वाइन कर लीजिए और चले जाइए इसके साथ में, आपको कुछ चीजें वहां से मिल जाएंगी। कहाँ से, गैलापागोस आइलैंड से। तो जो डार्विन थे ये गैलापागोस आइलैंड पे जब गए तो उन्होंने देखा 80 से 90 किलोमीटर का मतलब छोटे छोटे आइसलैंड का एक कुछ मतलब ग्रुप है, और वहां पे 13 स्पीसीज ऑफ बर्ड डिफर इन वीक, यानी वहां पे 13 टाइप के जो है बर्ड हैं जिनके चोंच जो हैं, जिनके वीक जो है वो अलग अलग तरह के हैं। उसमें से कुछ जो मतलब कहीं ना कहीं वो पहले एक ही रही होंगी, एक स्पीसीज रहा होगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बर्ड होंगे जिनको लगा होगा कि चलो हम कीड़े खाते हैं, तो वो इंसेक्टिवोरस बन गई, तो उनका चोंच जो है वो अलग तरह का बन गया होगा। इसी तरह से उनका जो है इवॉल्व होके वो 13 टाइप की बन गई। 13 टाइप के वहां पे वीक उनमें जो है था, और डार्विन ने इसको क्या नाम दिया, डार्विन फिंचेज। जो ये 13 टाइप की स्पीसीज थी बर्ड की, उन्होंने उसको नाम दिया डार्विन फिंचेज। फिर जब डार्विन जो है वहां से वापस आए तो उनके पास बहुत सारा डाटा था। मतलब जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे वहां पे उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया उनके पास बहुत सारा डाटा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो वहां से वापस आए तो उनके पास जो डाटा था उन्होंने सोचा इसको मतलब किसी ना किसी तरह से कंक्लूड करके कोई ना कोई मतलब एक कंक्लूजन तो निकालनी ही होगी। तो इन्होंने उसी समय एक मैल्थस नाम के साइंटिस्ट थे, इनका एक एस्से आया था ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। क्या था, ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इस निबंध को, इस एस्से को पूरा पढ़ा और इनको कुछ आइडिया मिला। फिर क्या हुआ, यहाँ पे डार्विन और वेलेस दोनों लोगों ने मिलकर अपना वर्क पब्लिश किया, और यहाँ पे 1859 ईस्वी में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने जो है बताई, मतलब अपना वर्क पब्लिश किया और बताया कि स्पीसीज की ओरिजिन किस तरह से हुई थी। तो यहाँ पे बिफोर स्टार्ट विद डार्विन सम फैक्ट सम अजम्पशन, यानी जब भी हम डार्विन को पढ़ रहे हैं तो इन्होंने उस समय क्या सोचा रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन हमको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमको डार्विन की थियरी पढ़ने के लिए ये बातें माननी पड़ेंगी कि जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, और जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशंस भी प्रेजेंट होते हैं, और जो वेरिएशन है वो इनहेरिटेबल है। आपको ये 4 बातें जो है ध्यान रखनी होंगी, उसके बाद आप जो है डार्विन की थियरी को पढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन डार्विन की थियरी पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल है, वेरिएशन पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती है, जो वेरिएशन है वो इनहेरिटेबल है। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने
इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी कि ओवर प्रोडक्शन होती है। इन्होंने जब ऐसे पढ़ा ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो उन्होंने ये बताया कि मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन मीन्स क्या, मतलब जैसे बहुत ज्यादा जनसंख्या, तो यहाँ पे जब रिसोर्सेस लिमिटेड होंगी और ओवर प्रोडक्शन यानी बहुत सारे प्रोजनी बनती जाएंगी, तो यहाँ पे इनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि उस वेरिएशन को अपने आप में इवॉल्व कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो जो यूटिलाइज कर लेंगे उस वेरिएशन को, वो क्या होंगे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको नेचर जो है सेलेक्ट करेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि उस वेरिएशन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और वो मोर प्रोजनी नहीं बना पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएशंस होंगे, कुछ जीवों में ऐसे वेरिएशंस होंगे जो कि इन सब चीजों को जो है यूटिलाइज कर पाएंगे और वो मोर प्रोजनी यानी ज्यादा प्रोजनी बनाने में एबल होंगे और वो जो है सेलेक्ट होंगे। और इसी को हम बोल रहे हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअलिटी के बेस पे ये जो है सिलेक्शन की बात हो रही है कि मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि, देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन नॉट यूजफुल टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू लिव मोर प्रोजनी। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ज्यादा अपनी प्रोजनी नहीं बना पाएंगे, वो वेरिएशन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, अपनी प्रोजनी को नहीं बना पाएंगे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कुछ होंगे जो कि उस वेरिएशन को यूटिलाइज कर ले जाएंगे, मोर प्रोजनी बनाएंगे और वो सिलेक्ट होंगे, जिसको हम बोल रहे हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। और इसके बाद यहाँ पे न्यू स्पीसीज बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सपोर्ट में इनके क्या बोला गया कि जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट बाय ह्यूमन। जो ह्यूमन होता है वो प्लांट का, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करता है, यानी जो मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को मिला के, अलग अलग स्पीसीज को मिला के वो क्या करता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाता है। जैसे हम बात करेंगे आगे तो वहां पे हम देखेंगे कि मान लो एक जो है काऊ है, यहाँ पे दो मतलब 2 टाइप्स के काऊ हैं। एक है हमारा जिसमें मतलब जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, यानी जो डिजीज से लड़ने में ज्यादा सक्षम है। एक है जो ज्यादा दूध देती है। अगर हम इन दोनों को मेटिंग करवा देंगे तो यहाँ पे जो प्रोजनी बन के आएगी वो उसके अंदर तो दोनों एबिलिटी होगी ना, वो ज्यादा दूध भी देगी और उसमें रोग जो है, डिजीज जो है वो ज्यादा नहीं होगा। तो अगर ह्यूमन, मतलब यहाँ पे बोला गया अगर ह्यूमन ऐसा करा सकता है कुछ सालों में, तो यहाँ पे जो नेचर है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती। अगर ह्यूमन जो है नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवा सकता है, तो नेचर भी तो ये मतलब लाखों सालों में नेचर भी तो ऐसा करवा सकती है। तो ये बात जो है यहाँ पे बोला गया। इसी तरह से माइक्रोब्स कॉलोनी की बात की गई कि यहाँ पे कल्चर प्लेट लिया गया, यहाँ पे माइक्रोब्स कॉलोनी है। अब यहाँ पे क्या किया गया, ये जो यहाँ पे जो मीडियम है उस मीडियम को चेंज कर दिया गया। अब इस मीडियम में वही माइक्रोब सर्वाइव करेंगे जो कि इस वेरिएशंस को यूटिलाइज कर पाएंगे, और उसके अलावा जितने होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इस तरह से न्यू स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए को-इवोल्यूशन की बात करी गई, मिमिक्री एंड वर्डिंग कलेक्शन की बात की गई। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और सपोर्ट थे, डीडीटी, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। डीडीटी में क्या है, कुछ ऐसे मतलब पेस्टिसाइड होते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे जो कि डीडीटी को रेजिस्ट कर पाएंगे, कुछ होंगे जो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। जो रेजिस्ट कर पाएंगे वो जीवित रहेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो मर जाएंगे। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या बात हुई कि मतलब 1920 के पहले और 1920 के बाद। तो 1920 से पहले की क्या बात हो रही कि इंग्लैंड में यहाँ पे व्हाइट कलर के मोथ जो है वो बहुत ज्यादा थे। फिर 1920 के बाद में यहाँ पे ब्लैक कलर के मोथ ज्यादा थे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, पहले जो है लाइकेन ग्रो करते थे, लाइकेन पे व्हाइट मोथ जो है चिपक के रहते थे, तो प्रीडेटर को वो नहीं दिखते थे, और जब नहीं दिखते थे प्रीडेटर उनको नहीं मार पाते थे, इसलिए यहाँ पे व्हाइट कलर के मोथ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। फिर धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ 1920 के बाद में, तो यहाँ पे जो है कार्बन आके पेड़ों पे जमा होने लगे, यानी पोल्यूशन बढ़ने लगा, और जो लाइकेन है वो पोल्यूशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी लाइकेन अगर पोल्यूशन है जहाँ पे, वहां पे वो ग्रो नहीं करेगा। अगर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा तो व्हाइट मोथ अब कहाँ पे चिपकेंगे उनके पास, तो अब तो वो ब्लैक सा हो गया ना, तो ब्लैक सा हो गया, अब ब्लैक वाला उसमें कैमोफ्लेज हो जाएगा, यानी वो उसमें छुप जाएगा, लेकिन व्हाइट कलर का दिखने लगेगा। अब जो व्हाइट कलर का है वो प्रीडेटर को दिखेगा तो वो मारा जाएगा, और जो ब्लैक कलर का है वो उसमें छुप गया तो वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरह से ये मतलब नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है कि किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है क्रिटिसिज्म की, यानी इनकी भी थियरी को क्रिटिसाइज किया गया किसके द्वारा? ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा इनकी जो थियरी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। इन्होंने क्या बताया कि नॉट एबल टू एक्सप्लेन लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जो यहाँ पे डार्विन बात करते हैं, ये बात करते हैं एक मतलब स्मॉल, मतलब ये छोटे लेवल पे बात करते हैं, और यहाँ पे ये किसी सडन चेंज की बात नहीं करते हैं। ये बोलते हैं जैसे ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की बात चल रही है। लेकिन जो ह्यूगो डी ब्रिज है, इन्होंने म्यूटेशन थियरी दी। उनकी थियरी कुछ ऐसी है कि मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे एक जो है मतलब अगर उनकी हाइट एवरेज इतनी है तो उसमें से कुछ एक ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी जिसकी, या फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? म्यूटेशन की वजह से। इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बोल रहे हैं। तो जो डार्विन थे, इन्होंने ऐसे मतलब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की कोई भी बात नहीं करी थी, तो वही इनकी क्रिटिसिज्म बन गई कि ये जो है लार्ज सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात नहीं कर पाए। इन्होंने मेनली जो बात की वो की स्मॉल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की, वेदर वेरिएशन आर प्रेजेंट इन जर्म सेल और सोमेटिक सेल। और यहाँ पे जो वीजमैन थे, उन्होंने क्या बताया, जो वेरिएशन होता है वो कब होता है? जब वो जर्म सेल को अफेक्ट करेगा या सोमेटिक सेल को अफेक्ट करेगा। तो इन्होंने डार्विन ने मतलब इसके सपोर्ट में अपनी एक और थियरी दी, थियरी ऑफ पैंजेनेसिस। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू विच स्मॉल पेंजिन यानी स्पर्म जो है वो गैमीट के गोनेड में इंटर कर जाते हैं और इस तरह से वेरिएशन होते हैं। व्हाट द सोर्स ऑफ वेरिएशन? यहाँ पे डार्विन जो है वो साइलेंट थे कि वेरिएशन का सोर्स क्या है। इन्होंने ये तो बोला कि वेरिएशन होता है, लेकिन वेरिएशन का सोर्स क्या है इस बात पे जो है डार्विन साइलेंट थे। फिर इसके बाद आता है न्यू डार्विनिज्म, जहाँ पे बताया गया कि सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। फिर यहाँ पे म्यूटेशन थियरी की बात आती है और ये दी गई थी ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लेना, जो ह्यूगो डी ब्रिज थे, इन्होंने काम किया था यूनिंग प्रिमरोज यानी ओनोथियरा लेमार्कियाना। ये जो है यूनिंग प्रिमरोज का ये साइंटिफिक नेम है, तो इसको जो है आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बात करी सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन विच इज नोन एज सॉल्टेशन या फिर डिसकंटिन्यूअस। और इनके सपोर्ट में जो है बात करी गई कि मतलब कुछ कैटल का समूह है, जहाँ पे कुछ मतलब एक ऐसी कैटल है जिसके शॉर्ट हॉर्न है यानी छोटे सींग है, यानी कई सारा समूह है कैटल का, उसमें से एक ऐसी कैटल है जिसके बहुत छोटे छोटे से सींग है। तो ये क्या हो गया? ये म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। या फिर यहाँ पे बहुत सारे डॉग का समूह है और अचानक से उसमें से एक ऐसा डॉग हो जहाँ पे हेयर ही ना हो और बाकी जितने हैं उनमें हेयर होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने एनकॉन सीप की बात करी कि इनका जो है उसमें मतलब ऑल सीप लॉन्ग नेक, यहाँ पे जितने भी सीप हैं उनके लॉन्ग नेक है, लेकिन सडनली या सीप विथ शॉर्ट लेग, यानी उसमें से एक ऐसी सीप दिखाई देती है जिसके शॉर्ट लेग है, ये नेक नहीं है लेग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब किसकी वजह से है? म्यूटेशन की वजह से। और लेकिन इनका क्या क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर को यूल्यूशन कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ मेनी ऑर्गन नॉट एबल टू एक्सप्लेन, यानी ये भी एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं थे। फिर यहाँ पे आता है यहाँ पे डार्विन और ह्यूगो डी ब्रिज का एक अंतर, डिफरेंस। तो इन्होंने बात करी सिंगल फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन और इन्होंने बात की लार्ज सिंगल स्टेप वेरिएशन। वही हमने आपको बताया, जो डार्विन है वो कुछ इस तरह के वेरिएशन की बात करते हैं, यानी इनका क्या है, इस तरह से ये डायरेक्शनल है और फ्लक्चुएटिंग है, यानी छोटी छोटी सी वेरिएशंस है। लेकिन ह्यूगो डी ब्रिज बात करते हैं कुछ इस तरह के वेरिएशन की, यानी अगर ये इस तरह से कुछ समूह है तो उसमें से कुछ मान लो उनकी हाइट इतनी है, तो एक ऐसा स्पीसीज है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, तो ये मतलब क्या हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात कौन करते हैं? डी ब्रिज। और ये कैसा हो गया? डायरेक्शन लेस हो गया। और जो डार्विन का है ये कैसा है? डायरेक्शनल है। और ये जो है साइलेंट एंड सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये जो है वेरिएशन का सोर्स क्या है, इस पे साइलेंट थे। लेकिन यहाँ पे डी ब्रिज ने बताया कि वेरिएशन का सोर्स क्या है? म्यूटेशन। और इन्होंने बताया मेन फोर्स फॉर इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, मेन फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज म्यूटेशन। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। उससे पहले आपको एक टर्म जानना होगा, वो है जीन पूल। अब ये जीन पूल क्या है ये आपको देखना है। तो देखिए जीन पूल क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया है।
इस तरह से ये एक जियोग्राफिकल एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज भी होंगे। तो यहाँ पे जीन पूल की डेफिनेशन देखिए, कंसीडर ऑल मेंबर ऑफ वन स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। एक जियोग्राफिकल एरिया में एक टाइप के स्पीसीज, यानी यहाँ पे जितने भी स्पीसीज होंगे वो सेम स्पीसीज होंगे। सेम स्पीसीज का क्या मतलब, अगर यहाँ पे काऊ हैं तो सारे के सारे काऊ होंगे, डॉग हैं तो सारे के सारे डॉग होंगे, यानी केवल एक स्पीसीज होगी, सेम स्पीसीज होगी। तो क्या हो गया, कंसीडर ऑल मेंबर ऑफ वन स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज जीन पूल। अब जैसे यहाँ पे देखिए A1, A2, A3, A4 ये सब क्या है, स्पीसीज हैं। और कैसे स्पीसीज हैं, सेम स्पीसीज हैं। फिर देखिए, सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज। अब जैसे यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इनमें जो है अलग अलग टाइप के क्या होंगे, एलील होंगे। जैसे मान लीजिए A1 में क्या है, B, B, D, D, और A2 में क्या है, D, D, E, E। इस तरह से यहाँ पे एलील हैं। तो क्या हो जाएगा, जीन पूल क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलील, यानी B, B, D, 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 E, E, D, D, P, P, B, B, R, R, ये सब जो है, ये सब क्या है, एलील हैं। तो क्या बोला जा रहा, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन। ये सारे की सारी क्या है, ये एक पॉपुलेशन है। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज। वन स्पीसीज कहने का मतलब ये नहीं कि केवल एक स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज की बात हो रही है। वन स्पीसीज का मतलब सेम स्पीसीज, अगर काऊ है तो काऊ, डॉग है तो डॉग, कैट है तो कैट, इस तरह से। तो हमने क्या बोला, सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज जीन पूल। जैसे यहाँ पे ये B, B, D, D, E, E, P, P, R, R, अब इस जो यहाँ पे डबल डबल बार आया है उसको आप डबल बार नहीं लिखेंगे, उसको आप एक बार लिखेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं जीन पूल। क्या है, जीन पूल। अब आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये जो A1, A2, A3, A4 है, यहाँ पे क्या है, 100 एलील है, और इसमें से 80 जो है वो कॉमन है। A2, A1, A3, A4 में 80 एलील क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे जो जीन पूल है, तो यहाँ पे 80 तो सब में कॉमन है, बाकी 20 + 20 + 20 + 20 टोटल कितने हो गए, 130 जीन, 130 जीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जीन पूल में ज्यादा जीन है किसी भी इंडिविजुअल से। अब जैसे यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ये क्या हो गए, इंडिविजुअल हो गए, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जीन पूल है, इस जीन पूल में, यानी ये जो गोला है, मान लीजिए हम इसको अभी इसी तरह से समझते हैं कि ये जो गोला है, इस गोले में A1, A2, A3, A4 क्या है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स मान लो व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, चारों के चारों क्या है, ह्यूमन है। मान लो ऐसा ह्यूमन है तो यानी सेम स्पीसीज के हो गए। तो आप अभी क्या बोलोगे कि किसी भी जीन पूल में ज्यादा जीन होते हैं किसी भी इंडिविजुअल से, यानी A1, A2, A3, A4 यहाँ तो केवल ये 4 व्यक्ति हैं, लेकिन इनमें जीन कितनी हो गई, 130 जीन हो गई। यहाँ पे जीन कितनी हो गई, 130। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी जीन पूल में इंडिविजुअल से ज्यादा जीन होते हैं, किसी भी जीन पूल में इंडिविजुअल से ज्यादा जीन होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट, ये लाइन समझ में आ रहा होगा कि किसी भी जीन पूल में इंडिविजुअल से ज्यादा जीन होते हैं। और आपको यहाँ पे हम दिखा भी रहे हैं कि 80 जो है सब में कॉमन है, लेकिन 20-20 अलग है। तो 80 + 20 + 20 + 20 + 20 कितने हो गए, 130 जीन। तो क्या हो गया, इंडिविजुअल तो केवल 4 थे ना, लेकिन जीन कितने हो गए, 130। और ये पूरा का पूरा क्या है, जीन पूल है। तो जीन पूल क्या मतलब, जीन पूल में इंडिविजुअल से ज्यादा जीन हो गए। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे क्या है, अब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो जीन पूल आपको समझ में आया, किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में सेम स्पीसीज के अंदर में जितने भी मेंबर होंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, जीन पूल, यानी सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलील, सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज क्या है हमारा, जीन पूल। अब देखिए स्पेसिएशन, स्पेसिएशन मीन्स क्या, हाउ न्यू स्पीसीज इवॉल्व, यानी कैसे एक नई स्पीसीज बनती है। तो देखिए, इट इज इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज by change in allele frequency of gene frequency in a gene pool। क्या है स्पेसिएशन, क्या है स्पीसीज कैसे बनेगी। तो देखिए, इट इज द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज
इतना तो समझ में आया। इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, स्पेसिएशन क्या है कि न्यू स्पीसीज कैसे बनेगी, यानी इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी इन अ जीन पूल। जो जीन पूल है, मान लीजिए ये जो है एक जीन पूल है, तो इस जीन पूल में क्या होगा, इस जीन पूल में कुछ जो है एलील्स होंगे, जो कि अभी हमने ऊपर देखा, एलील्स होंगे या फिर जीन्स होंगे। तो ये जो एलील है और जीन है, इनमें जब कोई चेंज होगा तो यहाँ पे न्यू स्पीसीज बनेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि कुछ जो है वो ब्लू कलर के एलील है यहाँ पे, लेकिन दो इसमें से ग्रीन कलर के हैं, एक जो है रेड कलर का है। तो ऐसा क्या है, मतलब ये जो इसके अंदर में हमने आपको इस तरह से बताया कि मान लीजिए एक गोला है, गोला मीन्स, गोला बोले तो जियोग्राफिकल एरिया, ये पूरा एक जियोग्राफिकल एरिया है, एक पॉपुलेशन है। तो इसमें अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग जीन होंगे। तो यहाँ पे जो जीन होगा या एलील होगा, जब इसमें चेंज आएगा तभी एक नई स्पीसीज बनेगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी जीन पूल में जो जीन फ्रीक्वेंसी है या फिर एलील फ्रीक्वेंसी है, जब उसमें चेंज आएगा तब यहाँ पे एक नई स्पीसीज बनेगी। आगे देखिए इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल। इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल का क्या मतलब, तो देखिए इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इंटीग्रिटी मीन्स क्या बोलते हैं हम, कि मतलब उनमें जो है समानता, उसमें मतलब साथ साथ रहना, ऐसा कुछ। तो हम बोलेंगे कि जो जीन पूल है, इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल हमको पढ़ना है, तो हम क्या देखेंगे, जो जीन पूल है वो खुद को मेंटेन कैसे रखे। इंटीग्रिटी मीन्स हम बोलेंगे कि वो कैसे खुद को मेंटेन रखेगा। जो जीन पूल है वो कैसे खुद को मेंटेन रखेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो खुद के अस्तित्व में कोई चेंज करे, यानी वो खुद में कोई चेंज नहीं चाहेगा। कोई भी इंडिविजुअल है वो नहीं चाहेगा कि हम जो है अपने आप में कुछ चेंज करें। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जो जीन पूल है, जीन पूल खुद को मेंटेन कैसे रखे, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो अपना अस्तित्व जो है वो खोए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, वन स्पीसीज बोले तो यहाँ पे काऊ, आपको सारा यहाँ पे काऊ दिख रही हैं, और इस काऊ में कुछ जो है एलील होंगे, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, इस तरह से यहाँ पे एलील या फिर जीन्स है। तो ये क्या हो गया, जीन पूल हो गया। इन ऑल काउ ऑफ वन स्पीसीज डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इज जीन पूल। क्या बोला हमने, इन ऑल काउ ऑफ वन स्पीसीज, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, वन स्पीसीज है, और ऑल काउ ऑफ वन स्पीसीज डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इज जीन पूल। यहाँ पे जितने भी टाइप के डिफरेंट एलील पाए जा रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीन पूल। अगर जैसे मान लीजिए पूल मीन्स हम क्या बोलते हैं, पूल मीन्स वैसे तो देखा जाए तालाब होता है। पूल मीन्स क्या होता है, तालाब। मान लीजिए उस तालाब में जो, मान लीजिए कोई एक ऐसा तालाब है जो कि एक, जिसका नाम है जीन तालाब, मतलब जीन पूल यानी जीन तालाब। तो उस जीन तालाब में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के एलील होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के एलील होंगे। और वो जो पूरा का पूरा तालाब है वो केवल एक स्पीसीज का है। मैं बस आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, यहाँ पे हमको ये तालाब वगैरह इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको समझना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इन ऑल काउ ऑफ वन स्पीसीज डिफरेंट टाइप ऑफ एलील इज नोन एज जीन पूल। तो जो इस तालाब में, जो इस जीन पूल नाम के एक पूल में डिफरेंट टाइप के एलील हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीन पूल। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पीसीज इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल इज इंपॉर्टेंट। यानी कोई भी जो जीन पूल है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई भी जो स्पीसीज है उसकी एग्जिस्टेंस क्या रहे, वो मेंटेन रहे। यानी जैसे देखिए काऊ है तो काऊ ये नहीं चाहेगी कि हम डॉग बन जाएं, काऊ चाहेगी हम जैसे काऊ हैं वैसे ही काऊ जो है हमेशा बनी रहें। तो क्या होगा, टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पीसीज इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल इज इंपॉर्टेंट। और ये जो है किसके द्वारा मेंटेन होती है, तो इट इज मेंटेन्ड बाय आइसोलेशन ऑफ जीन पूल। आइसोलेशन ऑफ जीन पूल, आइसोलेशन ऑफ जीन पूल।
अब ये आइसोलेशन ऑफ जीन पूल होता कैसे है, मतलब ये होना कैसा चाहिए, तो जीन पूल शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। जो जीन पूल होता है उसको वो किस तरह से आइसोलेट होगा, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो सकता है। मतलब जो हम क्या बोल रहे हैं कि जो जीन पूल है वहां पे उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, यानी जो वहां पे स्पीसीज है उसका एग्जिस्टेंस मेंटेन रहे। इसके लिए उसको क्या करना होगा, इसके लिए उसको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन शो करना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक जो है पॉपुलेशन है, यहाँ पे काऊ भी है, डॉग भी है, काऊ भी है, डॉग भी है, लेकिन काऊ जो है वो डॉग के साथ में मेटिंग नहीं कर सकती। यहाँ पे जो काऊ है वो डॉग के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, और जब अगर काऊ जो है डॉग के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो नई स्पीसीज नहीं बनेगी। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। जो काऊ है, जो डॉग है, ये दोनों आपस में क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, एक दूसरे से अलग हैं। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, विद इन स्पीसीज रैंडम मेटिंग। यहाँ पे जो काऊ है, जो यहाँ पे सारे के सारे काऊ हैं, इनके बीच में क्या होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए। यानी ये काऊ जो है ये एक दूसरे से इस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस होना चाहिए, यहाँ पे रैंडम मेटिंग होना चाहिए। ये जो आपको ये टर्म दिख रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, रैंडम मेटिंग, यही सब जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे कि किस तरह, मतलब यहाँ पे जीन पूल के इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए। तो आपको ये टर्म याद होने चाहिए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे जीन पूल के इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के बारे में जब बात हो रही है तो एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम बोलते हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल या फिर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये बात करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल के बारे में। तो जब यहाँ पे ये इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल के बारे में बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई सा क्रोमोसोम है और यहाँ पे ये क्या है, जीन लोकाई। ये जो है एक डोमिनेंट एलील है, ये जो है एक रेसेसिव एलील है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन लोकाई। तो इन्होंने क्या बोला, एलील फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है और इक्वल टू 1 होती है ओवर जनरेशन, यानी जनरेशन बाय जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से जो है जनरेशन बाय जनरेशन जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसा कि आप यहां देखिए, अभी एक मिनट, किस तरह से ये कांस्टेंट होती है। देखिए फर्स्ट जनरेशन की आप बात कर लीजिए तो यहाँ पे क्या है, एलील है, ये 4 एलील हैं, 1 2 3 4, इस तरह से 4 एलील हैं। तो क्या हो गया, अगर आप कैपिटल ए की बात करेंगे तो यहाँ पे 2/4 0.5 आ गया, और यहाँ पे 2/4, ये देखो स्मॉल वाला भी तो 2 है, 2 कितने में से, 4 में से, तो 2/4, यहाँ भी 0.5 आ गया, 0.5 0.5 दोनों को आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1। यानी यहाँ भी क्या हो गया, एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब जब आप सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनमें यानी जब इनमें जो है रिप्रोडक्शन हुआ तो ये बना, इस तरह से ये बना, और यहाँ पे टोटल 8 एलील बने। और यहाँ पे देखिए कैपिटल ए जो है वो 4 है, 4 है कितने में से, 8 में से, फिर से यहाँ पे 0.5, 4/8, यानी ये स्मॉल वाले भी कितने हैं, 4/8, तो ये क्या हो गए 0.5। अब फिर से इन दोनों को ऐड करोगे 1 आ जाएगा, यानी यहाँ भी क्या है, 1 है। यानी ये जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या है, सेम है। वैसे आप जब इनमें जो है ब्रीड करवाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 टाइप के स्पीसीज बनेंगे, जिसमें से आपको कैपिटल ए 16/32 और स्मॉल ए 16/32, यहाँ भी 0.5 0.5, कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करके 1। अब आप सोच रहे होंगे ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। अभी हमने आपको बस इतना बताया, जो हार्डी-वीनबर्ग थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन बाय जनरेशन कांस्टेंट रहती है, यानी इक्वल टू 1 होती है। और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब आप सोचेंगे न्यूमेरिकल्स से बचने के लिए हम बायोलॉजी लिए थे, अरे ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है। इससे रिलेटेड जो है मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि आखिर ये है क्या। तो देखिए इन्होंने बताया एलील फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट होती है। एलील फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे हम बोले तो कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी ए प्लस ए इक्वल कितना होगा 1, या फिर इसी को हम इन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था P प्लस
Q इक्वल 1, इन्होंने ये बताया था। तो ये हार्डी-विनबर्ग ने क्या बताया, एलील फ्रीक्वेंसी, एलील क्या है, कैपिटल P स्मॉल q, तो ये क्या हो गया P प्लस Q इक्वल टू 1, ये इन्होंने जो है इक्वेशन दिया था। अब जब इन्होंने दिया P प्लस Q इक्वल टू 1, अब अगर हम इसका जो है स्क्वायर कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, या इधर 1 का 1 ही रहेगा, और इसको जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो वही यहाँ भी देखना है। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहाँ पे जो p स्क्वायर है इसी को हम कैपिटल A नाम दे रहे हैं, और जो q है स्मॉल q उसको हम स्मॉल a बोलते हैं, और जो 2pq है उसको हम बोलते हैं 2 कैपिटल A स्मॉल a। कभी कभी ए के टर्म में पूछा जाता है, कभी कभी पी के टर्म में, आप किसी भी टर्म में मान के इसको लगा सकते हैं, या फिर जिस टर्म में पूछे उसी टर्म में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए जो पी स्क्वायर है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। यहाँ पे क्या बात हो रही है, डोमिनेंट, जो पी है वो डोमिनेंट है, और यहाँ पे देखिए क्यू क्या है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव, यहाँ पे ये जो रेसेसिव है इसका फ्रीक्वेंसी है। 2pq क्या है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे p भी है q भी है, यानी वो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। यहाँ पे ये होमो क्या होता है, सेम, तो p स्क्वायर यानी pp ये क्या हो गया, होमोजाइगस, लेकिन p और q ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो यहाँ पे ये एलिस हैं, यहाँ से ये कैपिटल A ये बाहर चले जाएं। जब ये बाहर चले जाएंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब कैसे होगा, अब यहाँ पे ये जो कैपिटल ए है, जब 4 यहाँ से बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 12 बच जाएंगे, तो 12/32, 16/32, तो यहाँ पे ये रेशियो कुछ और, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो इक्वल टू 1 नहीं आएगा यहाँ, यानी यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए ये इनका जो है इक्वेशन याद रखना, इसी से सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इक्वेशन को याद रखने के साथ साथ ये भी याद रखना, ये जो पी स्क्वायर है इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। ये क्या है, डोमिनेंट है, जो पी है वो क्यू के ऊपर डोमिनेंट है। तो क्या हो गया, ये मतलब पी स्क्वायर का मतलब क्या, पी और पी, अगर पी और पी है तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया, तो होमोजाइगस डोमिनेंट। और यहाँ पे क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, ये हेट्रो नहीं होगा, होमो होगा, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, क्या होगा, रिसेसिव जीनोटाइप। क्यू और क्यू क्या है, सेम है ना, तो हेट्रो कैसे होगा, होमो होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, ये क्या है, रिसेसिव है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ये हेट्रोजाइगस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से ये क्या है, हेट्रोजाइगस। तो इसको जो है आप अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे ही होंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 एलील हैं, तो देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले यहाँ पे P था जो है ये अलग कलर का था, और Q अलग कलर का है, फिर यहाँ पे ये दोनों कलर आपस में मिक्स होके आ गए, तो इसको हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बोल रहे हैं, इसको हम रेसेसिव बोल रहे हैं, और इसको हम डोमिनेंट बोल रहे हैं। तो इस तरह से इसको आप जो है बोल सकते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया कि जो हार्डी-विनबर्ग थे इन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात की। अगर यहाँ पे ए एलील दोनों सेम लोकाई पे हैं, यानी a प्लस ए इक्वल 1 हो गया, तो 0.05 ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, स्पीसीज क्या है, अभी सेम है। लेकिन अगर ये मतलब ये जो है इसका डिस्टर्बेंस हो जाए, यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी है वो 0.7 0.3 हो जाए, तो क्या होगा, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इवोल्यूशन अकर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इवोल्यूशन अकर हो गया, और एक नई स्पीसीज जो है वो फॉर्म हो जाएगी या फिर बन जाएगी। यही बात की हमने अभी, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया, टू मेंटेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम वी रिक्वायर। इन्होंने और क्या बोला कि मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रख पाए, उसके लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट क्या, लार्ज पॉपुलेशन साइज। अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज होगी, जैसे मान लीजिए 1 लाख यानी 1 लाख की यहाँ पे पॉपुलेशन है,
उस 1 लाख में से 2-4 आदमी निपट भी जाते हैं, 2-4 मर भी जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? 1 लाख है ना, उसमें से 2-4 का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 आदमी हैं, केवल 5 लोग हैं, केवल 5 लोग हैं, अगर यहाँ से 2 लोग गायब हो जाएं, 2 लोग मर जाएं, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ तो केवल 3 बचे। यानी अगर पॉपुलेशन छोटी है तो जो स्मॉल फ्लक्चुएशन भी होगा वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसमें से थोड़ा सा हल्का सा कोई फ्लक्चुएशन होगा, तो उससे जो है यहाँ पे जेनेटिक इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर आपको इक्विलिब्रियम को, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है तो आपको लार्ज पॉपुलेशन साइज की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर स्मॉल पॉपुलेशन साइज होगा तो यहाँ पे स्लाइट फ्लक्चुएशन यानी छोटा सा फ्लक्चुएशन भी क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। फिर इन्होंने बताया कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ईच एलील गेट इक्वल चांस, जितने भी एलील हैं सबको इक्वल चांस मिलेगा, इसलिए यहाँ पे रैंडम मेटिंग भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। बाई पेरेंटल मीन्स क्या, मेल एंड फीमेल, इस तरह से। तो ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब हो गए कि कैसे किसी जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जाए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता हमारा, इसकी एक समरी छोटी सी देखिए। सबसे पहले क्या है, जीन पूल है जो कि सेम स्पीसीज का है। तो सिंस इट इज वन स्पीसीज शुड मेंटेन इंटीग्रिटी, क्योंकि ये एक सेम स्पीसीज का है तो ये चाहेगा कि हमारी जो इंटीग्रिटी रहे वो बनी रहे। और आगे क्या होगा, इट इज डन बाय रैंडम मेटिंग विद इन जीन पूल, नॉट मेक विद अदर स्पीसीज जेनेटिक आइसोलेशन। हमने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले जीन पूल है जो कि सेम स्पीसीज का है, वो चाहेगा कि हमारी जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे उसको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना पड़ेगा। और इसके लिए बात करी यहाँ पे हार्डी वीनबर्ग ने, और इन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात की, और इन्होंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताएं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए और रैंडम मेटिंग होना चाहिए। ये सब इनके कंडीशंस थे। फिर इन्होंने बताया कि इफ वी डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, अगर हम उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो जीन पूल गेट डिस्टर्ब, जो जीन पूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पे न्यू स्पीसीज जो है इवॉल्व हो सकती है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज बना कैसे। तो हमने यहाँ पे ये देखा स्पीसीज कहाँ पे होते कैसे हैं, लेकिन जो स्पीसीज होते हैं वो खुद को तो चेंज करना ही नहीं चाहते। अगर अब अभी हम मनुष्य हैं तो क्या हम चाहते हैं हम चेंज हो जाए? नहीं चाहते हैं। हम तो सोचते हैं हम मनुष्य हैं, मनुष्य ऐसे ही बने रहें, क्या हम मरना थोड़े ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नेचर है वो बहुत ही चालाक है, नेचर तो अपना चेंज तो करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब हम तो चेंज नहीं होना चाहते लेकिन नेचर चेंज करेगी। तो हम जो चेंज नहीं होना चाहिए उसके लिए यहाँ पे हार्डी वीनबर्ग ने बताया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि कोई भी यहाँ पे जेनेटिक उस इक्विलिब्रियम को चेंज ना कर पाए। तो उन्होंने वो सारी चीजें बताई, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, यहाँ पे रैंडम मेटिंग होनी चाहिए और लार्ज पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए। और इन्होंने बताया अगर इस पॉपुलेशन साइज में कोई भी इक्विलिब्रियम होता है, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर हम में से 1-2 लोग मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो यहाँ इतने बड़े ब्रह्मांड में एक मच्छर के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा भूकंप या कैलामिटी कुछ आ जाए तो क्या होगा, मतलब एक लार्ज एरिया में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो यहाँ से चांसेस बन सकते हैं कि जो जीन पूल है वो डिस्टर्ब हो जाए और यहाँ से एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो जाए। तो इस तरह से जो है नई स्पीसीज इवॉल्व हो सकती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि किस तरह से ये जो है स्पीसीज बनते हैं और किस तरह से ये अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, अभी देखिए जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है, इन्होंने बोला कि अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो जीन पूल इंटीग्रिटी क्या है, मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे इवोल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पे आगे हमको क्या देखना है, सम फोर्सेस या इवोल्यूशनरी फोर्सेस या सम रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ दीज इक्विलिब्रियम। हार्डी वीनबर्ग क्या बोल रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो इवोल्यूशन होगा, तो स्पीसीज बनेगी। लेकिन बात अब ये यहाँ पे है कि ये किस डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं, कैसा डिस्टरबेंस आ जाए। तो चलिए अब ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे कैसा डिस्टरबेंस हो सकता है और किसके वजह से हो सकता है। तो याद रखना जो डिस्टरबेंस है वो हो सकता है म्यूटेशन की वजह से,
नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, जीन फ्लो की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो ये सारे पॉइंट चलिए डिस्कस करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। इसने क्या बताया, मेनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज के बनने में बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये उस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या करने वाली हैं, डिस्टर्ब करने वाली हैं और एक नई स्पीसीज को बनाने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन बोले तो क्या, इट कैन डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। म्यूटेशन जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। कैसे डिस्टर्ब करेगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ जो है इंडिविजुअल के एलील हैं, ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इस तरह से यहाँ पे जो है एलील हैं, जीन हैं, जो भी आप बोलिए, इस जीन पूल में कुछ एलील हैं, जीन है, क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल है, कैपिटल ये है, मान लीजिए यहाँ पे म्यूटेशन हुआ और ये डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई मतलब क्या, नष्ट हो गई, खत्म हो गई, मर गई, कुछ भी हो गई। तो म्यूटेशन हुआ और ये डिक्रीज हो गई, यहाँ से खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे जो 4 थे, अब यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे। तो 2/6 यानी 2 यहाँ पे 6 है ना, तो 6 में से 2 जो है कैपिटल है, तो 2/6 जो है ये कैपिटल ए हो गए, और 4/6 जो है यहाँ पे स्मॉल ए हो गए। तो यहाँ पे 0.5 ये पहले था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ से ये 2 डिस्टर्ब हो गए, खत्म हो गए, तो यहाँ पे 0.33 प्लस 0.67 इक्वल 1 हो गया। यानी यहाँ पे ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई, डिस्टर्ब हो गई। यानी अब यहाँ से क्या होगा, एक नई स्पीसीज जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट आता है जीन फ्लो। जब आप जीन फ्लो की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए जीन फ्लो मीन्स क्या, जीन मीन्स जीन, फ्लो मीन्स क्या, बहाव, यानी जीन का बह जाना। बह जाने का मतलब यहाँ पे हम क्या, इंडिविजुअल ऑफ वन जीन पूल मूव टू अनदर जीन पूल। मान लीजिए यहाँ पे 2 जीन पूल है, एक ये हमारा जीन पूल है और एक ये हमारा जो है ये जीन पूल है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे हैं जो कि रेड कलर के हैं, कुछ यहाँ है जो कि ग्रीन कलर के हैं। अब ये जो ग्रीन कलर का है ये जो है यहाँ पे इस साइड चला गया और ये कहाँ पे आ गया, ये रेड वाले के साथ में आ गया, यानी वहां से मूव कर गया। तो ये है जीन पूल फर्स्ट, ये है जीन पूल सेकेंड। जब जो है एक जीन पूल का कोई मेंबर, कोई इंडिविजुअल मूव करके किसी दूसरे जीन पूल में चला जाए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन फ्लो। जीन फ्लो। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला है वो हो सकता है कि इस रेड वाले के साथ में रिप्रोड्यूस करे, और अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक नई स्पीसीज बनेगी। तो अगर इनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन कब होगा, जब यहाँ पे रेड वाले यहाँ भी आए, ग्रीन वाले यहाँ भी जाए, मतलब ये इन दोनों का आना जाना लगा रहे, तो यहाँ पे एक एवरेज जीन पूल बन जाएगा। यानी जो रेड है जो ग्रीन है, तो जब ये दोनों आपस में मेटिंग करने लगेंगे, आपस में रिप्रोडक्शन करने लगेंगे, तो यहाँ पे एक एवरेज जीन पूल बन के आएगा, जो कि यहाँ पे मतलब दोनों से डिफरेंट होगा, दोनों का एवरेज होगा। और ये कब होगा, जब रेगुलर जीन फ्लो होगा, यानी रेड इधर आ रहा, ग्रीन इधर जा रहा, मतलब दोनों की आपस में इस तरह से जो है जीन फ्लो जो है वो हो रहा है। अब देखिए, इफ इन 2 आइसोलेटेड पॉपुलेशन रेगुलर जीन फ्लो अकर, इट विल नॉट अलाउ टू इवॉल्व न्यू पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे रेगुलर जीन फ्लो होगा तो यहाँ पे कोई भी नई पॉपुलेशन नहीं बनेगी, बल्कि एक एवरेज जीन पूल बन के यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रख लेना। आगे देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है यहाँ पे सी बॉल राइट इफेक्ट एक है, जिसको हम बोलते हैं इन स्मॉल पॉपुलेशन लार्ज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी विच इज डायरेक्शनलेस और मे बी नॉन एडॉप्टिव। जो एक मतलब किसी एक स्मॉल पॉपुलेशन में अगर एलील फ्रीक्वेंसी में लार्ज चेंज होगा जो कि डायरेक्शनलेस है, तो वो कैसा हो सकता है, वो नॉन एडॉप्टिव जो है यहाँ पे हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक लार्ज पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। अगर मान लीजिए इस पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, कुछ यहाँ पे हम तो मतलब इंडिविजुअल को नहीं दिखा सकते, इसलिए मैं अलग अलग कलर को शो की हूँ। कुछ ब्लू है, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, इस तरह से अलग अलग मतलब ये अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल को शो कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से एक जो रेड इंडिविजुअल है ये यहाँ से रिमूव हो जाए, यहाँ से गायब हो जाए, और ये है कैसा, ये एक लार्ज पॉपुलेशन है। अगर लार्ज पॉपुलेशन है, अगर यहाँ से एक इंडिविजुअल रिमूव हो भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है स्मॉल फ्लक्चुएशन, यानी केवल एक ही इंडिविजुअल तो गया है, बहुत छोटा सा फ्लक्चुएशन हुआ है, तो नॉट मच इफेक्ट, इसका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो ये जो है ये क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट हम बोलते हैं कि किसी चीज का वहां से हटकर चले जाना, हट जाना वहां से। तो क्या हो गया, मतलब वो इंडिविजुअल वहां से हट तो गया, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी कि बहुत छोटा सा चेंज हुआ जिससे कोई भी अफेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस स्मॉल पॉपुलेशन में लार्ज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी विच इज डायरेक्शनलेस और नॉन मे बी नॉन एडॉप्टिव। अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगा तो जो चेंज होगा वो तो मतलब कैसा होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो स्मॉल फ्लक्चुएशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये है जीन फ्लो, किस तरह से ये रेड वाला इधर जा रहा है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसके बारे में आगे हम अभी पढ़ेंगे। इसके जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसके बारे में दो आपको थियरीज दी गई। चलिए उस थियरीज को डिस्कस करते हैं अभी हम। तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है तो अगर यहाँ पे छोटा सा फ्लक्चुएशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बड़े लेवल पे मतलब कोई चेंज होगा तो फिर तो फर्क पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे यहाँ पे दो रीजन दिए गए हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। एक है हमारा बॉटलनेक इफेक्ट, एक है हमारा फाउंडर इफेक्ट। तो जो बॉटलनेक इफेक्ट है यहाँ पे देखिए, बॉटलनेक इफेक्ट क्या बोलता है, मान लीजिए ये जो है हमारा पॉपुलेशन है, ये जो है पॉपुलेशन है, क्या हो रहा, देखो मान लीजिए ये हमारा पॉपुलेशन है, चलो छोड़ो, यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 स्पीसीज हैं। ये कोई एक पॉपुलेशन है जहाँ पे 10,000 स्पीसीज है। अब यहाँ पे कोई सीजनल फ्लक्चुएशन हो गया। सीजनल फ्लक्चुएशन बोले तो मतलब मौसम की वजह से कोई चेंज हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ इंडिविजुअल सरवाइव करेंगे। मान लीजिए इस 10,000 में से केवल 500 इंडिविजुअल सरवाइव कर पाए, बाकी क्या हो गए, बाकी तो खत्म हो गए, मर गए, क्योंकि वो जो फ्लक्चुएशन हुआ उसकी वजह से वो उसको सरवाइव नहीं कर पाए वहां पे। तो जब सीजनल फ्लक्चुएशन होता है तो इस 10,000 में से केवल 500 स्पीसीज यहाँ पे बचे हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह से बहुत सारे कलर के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं, बहुत मतलब अलग अलग स्पीसीज हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, केवल 500 हैं जिसमें से केवल ग्रीन और रेड कलर के हैं। तो अब जब यहाँ पे दोबारा से पॉपुलेशन बनेगा, जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगा और फिर से ये 10,000 स्पीसीज बनेंगे, तो यहाँ पे ये येलो वगैरह नहीं होंगे, जो यहाँ पे सरवाइव किए थे वही स्पीसीज होंगे। केवल जो है यहाँ पे ग्रीन कलर और रेड कलर, मैं कलर बार बार बोल रही हूँ कि कलर को हम स्पीसीज को नहीं दिखा सकते, तो कलर से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो कलर से कंफ्यूज मत होना। मतलब जो इंडिविजुअल यहाँ पे सरवाइव करके आए हैं वही जो है आगे अपनी न्यू पॉपुलेशन बनाएंगे, वही जो है आगे अपनी स्पीसीज को बनाएंगे। लेकिन जो खत्म हो गए वो तो खत्म हो गए। तो जो बॉटलनेक इफेक्ट है वो बोलता है सीजनल फ्लक्चुएशन की बात। तो जब इस तरह से सीजनल फ्लक्चुएशन हुआ तो एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई। और जब एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे बॉटलनेक इफेक्ट क्यों बोलते हैं। बॉटलनेक इसलिए, मान लीजिए ये कोई एक बॉटल है, यहाँ पे कुछ स्पीसीज हैं, तो जब आप बॉटल से गिराएंगे तो कुछ स्पीसीज यहाँ से निकल के आएगा, ये इस कंटेनर में कुछ स्पीसीज निकल के आएंगे, सारा के सारा इसमें नहीं आएगा। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब जब फ्लक्चुएशन होगा तो सारे के सारे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ उसमें से सर्वाइव करेंगे जो कि आगे चल के फिर से जो है एक पॉपुलेशन को बनाएंगे। तो सीजनल फ्लक्चुएशन पास थ्रू बॉटलनेक। बॉटलनेक का वही मतलब है कि मतलब कुछ स्पीसीज वहां पे सर्वाइव करेंगे, सारे के सारे नहीं कर पाएंगे। फिर आगे देखिए फाउंडर इफेक्ट क्या बोलता है। ये मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पे अब क्या होगा, सम मेंबर मूव आउट। जो यहाँ पे जो हमारा बॉटलनेक इफेक्ट है वो बात करता है सीजनल फ्लक्चुएशन का, लेकिन जो फाउंडर इफेक्ट है वो बात करता है माइग्रेशन का। वहां पे तो सीजनल फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन फाउंडर इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे माइग्रेशन होगा, यानी जानबूझकर कुछ मेंबर्स क्या होंगे, मूव आउट यानी बाहर चले जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। तो जब वो माइग्रेट करके जाएंगे, जब वो अपना एक पॉपुलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे वही होंगे जो माइग्रेट करके गए हुए हैं।
तो क्या बोल रहे हैं हम, जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्यू टू फाउंडर इफेक्ट। यानी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो 2 टाइप से हो सकता है, एक तो कोई सीजनल फ्लक्चुएशन हो जाए, या तो एक क्या हो सकता है, माइग्रेशन हो जाए। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आता है हमारा एक नेचुरल सिलेक्शन। जब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है हमारा स्टेबिलाइजिंग या फिर मेंटेनेंस सिलेक्शन, एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की बात होती है तो क्या, देखो नेचुरल सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन्स चयन, नेचुरल मीन्स नेचर के द्वारा। तो नेचर के द्वारा हमारा सिलेक्शन जो है वो 3 टाइप से हो सकता है, एक है स्टेबिलाइजिंग, एक है डायरेक्शनल, एक है डिसरप्टिव। तो स्टेबिलाइजिंग क्या है, तो नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा भी होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट होगा वो सेलेक्ट होगा, इस तरह से। तो जो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है, यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे एवरेज या फिर मीन कैरेक्टर सिलेक्टेड, यानी यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। और जो डायरेक्शनल है यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंजिंग। तो अभी ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो स्टेबिलाइजिंग है यहाँ पे क्या होता है, एवरेज या मीन कैरेक्टर सेलेक्ट होता है, यानी नेचर के द्वारा कैसा कैरेक्टर सेलेक्ट होगा, जो कि एवरेज होगा या फिर मीन होगा। अब इसका क्या मतलब, जैसे जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं, यानी जो न्यू बॉर्न होते हैं, तो आप देखेंगे उनका जो वेट होता है वो 2.8 के आसपास लगभग होता है, 2.8 पाउंड के आसपास होता है। अब अगर कोई बेबी ऐसा होता है जिसका वेट 2.8 से कम का हो या फिर 2.8 से ज़्यादा का हो, मतलब 2.8 पाउंड से ज़्यादा का हो, तो वो बहुत कम चांस होता है कि वो बेबी जो है वो सरवाइव कर पाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 2.8 पाउंड से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एवरेज कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो हाइट या वेट ऑफ न्यू बॉर्न जो होता है वो एवरेज या स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना बस। तो जो सिकल सेल एनीमिया है, तो आप यहाँ भी देखेंगे ये भी स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है, यहाँ पे जो होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया है और होमोजाइगस रेसेसिव सिकल सेल एनीमिया है, अगर ये किसी में होता है तो वो सर्वाइव नहीं होंगे, और अगर हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया है तो वो सर्वाइव होंगे। इस तरह से जो है सिकल सेल एनीमिया भी क्या है, ये स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर बात करते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन एक्सट्रीम वेरिएंट इज सिलेक्टेड। यानी यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने देखा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, तो वहाँ पे हमने आपको बताया 1920 से पहले वहाँ पे व्हाइट मोथ बहुत ज़्यादा मात्रा में इवॉल्व थे, यानी सिलेक्टेड थे। नेचर ने व्हाइट को सिलेक्ट किया था। लेकिन 1920 के बाद में वहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक मोथ ज़्यादा इवॉल्व हो गए, वो सिलेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जब लाइकेन था तो व्हाइट मोथ थे, उसमें वो छुप जाते थे, वो सिलेक्टेड थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वायरमेंट उनका चेंज हो गया। पहले लाइकेन थे, बाद में नहीं थे। पहले पोल्यूशन नहीं था, बाद में था। तो इन्वायरमेंट क्या हो रहा, चेंज हो रहा है। तो जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा, और वहाँ पे केवल एक वेरिएंट जो है सिलेक्ट होगा, ओनली वन एक्सट्रीम वेरिएंट इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऐसा नहीं था कि एक बार, मतलब अगर वो स्टेबिलाइजिंग का एग्जाम्पल होता तो क्या होता, मान लो अगर व्हाइट मोथ है और ब्लैक मोथ है, दोनों से मिलके एक ब्राउन कलर का मोथ बन जाता, तो हम बोलते हैं वहां पे एक एवरेज कैरेक्टर आ गया, तो हम उसको बोलते हैं कि स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक बार व्हाइट था, एक बार ब्लैक था, दोनों का अलग अलग टाइम पे सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, एक्सट्रीम वेरिएंट इज सिलेक्टेड। और कैसा, ओनली वन, केवल एक एक्सट्रीम वेरिएंट जो है यहाँ पे सिलेक्ट होता है। तो ये इसमें एग्जाम्पल हो गया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। सेकेंड हो गया पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट मॉस्किटो का, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब जो है, ये सारे के सारे डायरेक्शनल सिलेक्शन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है डिसरप्टिव, या फिर बोथ एक्सट्रीम वेरिएंट आर सिलेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे म्यूटेशन, ये मतलब जो डिसरप्टिव सिलेक्शन है ये ज़्यादातर म्यूटेशन की वजह से होता है। जैसे इसका जो मेन अच्छा सबसे एग्जाम्पल है वो होता है मेज, और ये जो है इस टाइप का सिलेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोथ एक्सट्रीम वेरिएंट आर सिलेक्टेड, यानी यहाँ पे एवरेज नहीं, जो एक्सट्रीम होगा वो दोनों क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। ये मीन वाला सेलेक्ट नहीं होता है। तो इसका एक बार ग्राफ देखिए आप, इस तरह से मान लीजिए ये
NCERT, यह है NCERT का डायग्राम। तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप, इस तरह से ये ग्राफ है अभी यहाँ। तो जो स्टेबिलाइजिंग है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एवरेज करेक्टर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो है पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, ये जो पीक है ये क्या होगा, ये हायर, यानी ये बीच में ऐसे बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ पे एवरेज करेक्टर सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे डायरेक्शनल है, डायरेक्शन यानी केवल एक डायरेक्शन में, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में सेलेक्ट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड क्या है, टू पीक, यहाँ पे मतलब हमने क्या बात करी कि यहाँ पे जो है टू एक्सट्रीम वेरिएंट सेलेक्ट हो रहे हैं इस तरह से। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप। आपसे ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे क्या, कौन सा सिलेक्शन किस में जो है हो रहा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।